आज हम एक ऐसे शख्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में चुनावी रणनीति के खेल को काफी हद तक बदल दिया है। प्रशांत किशोर यानी पीके जी। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके सफर को दिखाती है, संयुक्त राष्ट्र के एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से भारत के सबसे जाने माने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बनने तक का सफर। तो आज हम उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी बड़ी कामयाबियां और हाँ, कुछ नाकामियां भी देखेंगे। हमारा मकसद है पीके के असर को और भारत में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कैसे इवॉल्व हुई है उसे समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सफर ही अपने आप में काफी अलग है, पब्लिक हेल्थ से सीधे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ एक करियर चेंज था या वो पिछला अनुभव उनकी रणनीति में झलकता है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। उनका जो संयुक्त राष्ट्र का अनुभव है वो सिर्फ रिज्यूमे पर एक लाइन नहीं है। अच्छा। इससे उन्हें बड़े पैमाने पर आबादी को समझने, मैक्रो लेवल पर सोचने, डेटा को बारीकी से देखने और फिर जटिल प्रोग्राम्स को लागू करने का अनुभव मिला। ये वो स्किल्स हैं जो सीधे चुनावी कैंपेन में बहुत काम आती हैं। और पीके का जो उदय है वो एक तरह से भारत में पॉलिटिकल कैंपेन के प्रोफेशनलाइजेशन का प्रतीक है। प्रोफेशनलाइजेशन मतलब पारंपरिक पार्टी के तौर तरीकों से हटकर एक ज्यादा डेटा ड्रिवन, स्ट्रक्चर्ड, प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ जाना। ओके, तो इसकी शुरुआत हुई सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी सीएजी से, है ना? जी बिल्कुल। 2014 में नरेंद्र मोदी के कैंपेन के साथ उनकी बड़ी सफलता मानी जाती है। सीएजी ने चाय पे चर्चा जैसे कॉन्सेप्ट, हाँ, और वो 3D होलोग्राम रैलियां भी। हाँ बिल्कुल, उस वक्त ये काफी नए और अलग तरीके थे। सही कहा। और फिर 2015 में आया आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इसने भारत में पॉलिटिकल कंसल्टिंग को आप कह सकते हैं एक संस्थागत रूप दिया। ये सीएजी के ही कोर मेंबर से बना था। धारा से बंद कर काम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, वाईएसआरसीपी, आप, डीएमके, कई अलग अलग पार्टियों के साथ काम किया है। ये उनकी मेथोडोलॉजी की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। उनका फोकस चुनावी गणित, वोटर साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन पर रहा है, ना कि किसी पार्टी लाइन पर। और नतीजे भी दमदार रहे हैं कई बार। आंध्र प्रदेश 2019 वाईएसआरसीपी के लिए 175 में से 151 सीटें, जबरदस्त जीत थी वो। और पश्चिम बंगाल 2021 में टीएमसी की तीसरी जीत, वो भी काफी अहम मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी सच है कि हर बार सिक्का उनके पक्ष में नहीं गिरा। उत्तर प्रदेश 2017 कांग्रेस के साथ जो कैंपेन था, हाँ, वो एक बड़ी नाकामी थी। पार्टी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई। जी। और यूपी 2017 की जो असफलता है वो दिखाती है कि बाहरी स्ट्रैटेजी की भी अपनी सीमाएं हैं। अच्छा। सूत्रों के हवाले से खबरें थीं कि किशोर ने गांधी परिवार से कथित तौर पर असहयोग और पार्टी के जो पुराने नेता थे उनके विरोध का जिक्र किया था। उनके कुछ सुझाव, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा को सीएम कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव, वो अमल में नहीं लाए गए। तो ये दिखाता है कि बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी पार्टी की अंदरूनी कमजोरियों या लीडरशिप के मसलों को हल नहीं कर सकती। पार्टी का अंदरूनी सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आईपैक भले ही डेटा और ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं पर बहुत निर्भर करता हो, जैसे आंध्र में नवरत्नालु योजनाएं या वाईएसआर कुटुंबम वॉलंटियर नेटवर्क, लेकिन पार्टी का अंदरूनी तालमेल और इच्छा शक्ति वो निर्णायक होती है। उनपे ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो अवसरवादी हैं, विचारधारा की परवाह किए बिना किसी भी पार्टी के साथ काम कर लेते हैं। हाँ, कुछ आलोचक उन्हें पॉलिटिकल मर्सिनरी यानी किराए का रणनीतिकार तक कहते हैं। हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो सूत्रों में या पब्लिक डोमेन में कहा गया है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। जी बिल्कुल। और इसी संदर्भ में नीतीश कुमार के साथ उनके मतभेद और फिर जदयू से उनका निकाला जाना भी देखा जाता है। हाँ, जिसके लिए किशोर ने कहा था कि सीए एनआरसी पर उनके सार्वजनिक स्टैंड की वजह से ऐसा हुआ। जी, ये एक तरह से उनके प्रोफेशनल सलाह। अब मुंबई चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, इसकी शुरुआत थोड़ी अलग तरह से हुई थी, किसी सोसाइटी से। जी, 1804 में सर जेम्स मैकिन्टॉश ने लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना की थी। उसी से ये लाइब्रेरी निकली। और यहाँ की सबसे चौंकाने वाली चीज, वो दांते की डिवाइन कॉमेडी। हाँ, कहते हैं दुनिया में उसकी सिर्फ 2 मूल प्रतियां बची हैं और उनमें से एक यहाँ मुंबई में है। अविश्वसनीय। सुना है इटली ने इसे खरीदने की पेशकश भी की थी। हाँ, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। खैर, अब ये लोग भी अपने संग्रह को डिजिटाइज कर रहे हैं, ग्रंथ संजीवनी नाम के प्लेटफॉर्म पर। ये अच्छी बात है। अब उन लाइब्रेरीज की बात करें जो देश भर से प्रकाशन जमा करती हैं। निक्षेपागार लाइब्रेरी, हाँ, डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज। चेन्नई की कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी इनमें से एक है।
भारत में 4 हैं ऐसी। तो मतलब राष्ट्रीय पुस्तकालय की तरह इन्हें भी देश में छपी हर किताब की एक कॉपी मिलती है? जी हाँ, और ये यूनाइटेड नेशंस के प्रकाशनों के लिए भी एक डिपॉजिटरी है। 1890 में बनी थी ये, और इसने भारत में पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस को एक तरह से संस्थागत रूप देने की पहली कोशिश की थी। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, वो तो बनी ही थी शायद पब्लिक एक्सेस के लिए यूनेस्को के साथ मिलकर? बिल्कुल सही। 1951 में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुई थी। आज ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे व्यस्त पब्लिक लाइब्रेरी मानी जाती है। और इनका नेटवर्क भी तो काफी बड़ा है, मोबाइल लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरी। हाँ, और जेल में भी इनकी ब्रांच है तिहाड़ में। पहुंच बहुत व्यापक है इनकी। ये भी 1981 से एक राष्ट्रीय निक्षेपागार लाइब्रेरी है। और आखिर में संसद पुस्तकालय, इसका मकसद तो बहुत साफ है। जी बिल्कुल, ये मुख्य रूप से संसद सदस्यों के लिए है, उनकी रिसर्च और जानकारी की जरूरतें पूरी करने के लिए। 1921 में बनी थी। और यहाँ भारत के संविधान की मूल कॉपी रखी है? हाँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो हाथ से लिखी गई मूल प्रतियां हैं, उन्हें नाइट्रोजन गैस के खास केस में सहेज कर रखा गया है। वाह! और पुरानी संसदीय बहसों का क्या, उन्हें भी डिजिटाइज किया गया है? जी हाँ, 1854 से लेकर अब तक की जो भी महत्वपूर्ण विधायी बहसें हुई हैं, उन्हें डिजिटल रूप दिया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की याददाश्त है एक तरह से। तो हमने देखा कि भारत की ये लाइब्रेरीज कितनी अलग अलग तरह की हैं। कोई राष्ट्रीय संग्रह है, कोई हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां सहेजे हुए हैं, कोई इस्लामी विरासत का केंद्र है, कोई रिसर्च पर फोकस करता है, कोई आम जनता तक ज्ञान पहुंचा रहा है, तो कोई हमारे लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ इमारतें या किताबें नहीं हैं। ये भारत की यात्रा, उसकी संस्कृति, उसके ज्ञान को सभा तक पहुंचाने की कोशिश का प्रतीक है। अब देखिए कैसे निजी संग्रह राष्ट्रीय धरोहर बन गए, कैसे पुरानी पांडुलिपियों को सहेजा जा रहा है, और साथ ही डिजिटलीकरण जैसी नई तकनीक भी अपनाई जा रही है। ये परंपरा और आधुनिकता का संगम है। ये भारत की बौद्धिक संपदा के असली संरक्षक हैं। हाँ, और जैसा कि स्रोत में भी जिक्र है, कई लाइब्रेरीज अपने खजानों को डिजिटाइज कर रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब ये सारे अनमोल दस्तावेज और किताबें हमें ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, तो इतिहास और ज्ञान के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलेगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।